ऑपरेशन सिंदूर तो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, लेकिन लगातार यहां पे हलचलें काफी बढ़ रही हैं। सरकार ने तुर्किश के एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोक दिया है, रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अब तुर्की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उधर पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा करके कह रहा है कि आप सिंधु जल समझौता को बहाल कर दीजिए, क्योंकि पानी के बिना हमारा काम चलेगा नहीं। और तीसरी तरफ एक ट्रंप साहब हैं कि हर रोज़ एक न एक बयान दे करके सुर्खियों बने रहते हैं और थोड़ा सा भारत को असहज करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो थम गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर ये पिक्चर है क्या। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में आतंक के सरपरस्तों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो सबक सिखाया कि पल भर में ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया। लक्ष्य हासिल करने के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई रोक दी, लेकिन पाकिस्तान अब पानी पानी हो चुका है। आवाम की प्यास बुझाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे सिंधु का पानी दिया जाए, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया। सिंधु का पानी नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं, कश्मीर पर जो चाल उसने चली थी, उसकी भी हवा विदेश मंत्री जयशंकर ने निकाल दी है। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that. इधर भारत ने गैर जिम्मेदार और नाकाम देश पाकिस्तान की एटमी घेराबंदी भी शुरू कर दी है। आतंकवाद के सपोर्ट के लिए पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखवाने की तैयारी है। तो अब रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए इसकी इंटरनेशनल निगरानी की मांग कर दी है। धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, पाकिस्तान 4 साल से भी ज्यादा वक्त तक आतंक के सपोर्ट के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में था। जाहिर है ये दाग बहुत गहरा है। ऐसे में भारत IMF, UN समेत सभी मंचों पर उसको और एक्सपोज करने की मुहिम पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, धोखेबाज तुर्की, अजरबैजान को भी सबक सिखाया जा रहा है। साफ है, सीज फायर से सिर्फ जंग का मैदान बदला है। आतंकवाद और आतंक को पालने पोसने वालों के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। बिल्कुल, ये लड़ाई अभी जारी है और ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगी, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, पूर्व IAS ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एनालिस्ट हैं थॉमस मैथ्यू साहब हैं, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब, और राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा जी हैं, और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में प्रभु दयाल साहब आपसे करना चाहूँगा कि सबसे ताज़ा फैसला सरकार का ये है कि जो तुर्की की एक कंपनी थी जो वहाँ पे ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी, उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ये मुझे लगता है कि एक मैसेज है। इससे पहले JNU ने अपना MOU तोड़ा, फिर जामिया ने अपना MOU ख़त्म किया। तो इसके जरिए भारत क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। भारत स्पष्ट तौर पर तुर्की को और अजरबैजान को ये मैसेज देना चाहता है कि उन्होंने जो डायरेक्ट सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, मिलिट्री सपोर्ट भी दिया है, उसके जवाब में हम बहुत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और हमने ये कहा कि आपने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया ये हमें नामंजूर है। आपको याद होगा कि तुर्किश प्रेसिडेंट ने बार बार ये कहा और आज भी ये कहा कि हम पाकिस्तान को
अच्छे और बुरे हालात दोनों में सपोर्ट करते रहेंगे। आपको याद होगा कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग की थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में, वो टर्की में बने हुए थे। तो इसकी वजह से एक बॉयकॉट टर्की का एक चहल यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बहुत इसकी चर्चा है और लोगों को ये बात स्पष्ट है कि तुर्की जाना भारत के हित में नहीं। अगर तुर्की के को आमदनी होती है भारतीय टूरिस्ट से, उसको हमको बंद करना चाहिए। देखिए, लगभग 4,000 करोड़ भारतीय टूरिस्ट से तुर्की ने कमाया था पिछले साल, और लगभग उतना ही 2023 में भी कराया था। तो इस तरह की कमाई जो हमसे तुर्की कर रहा है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को हर तरह से मिलिट्री सहायता दे रहा है, माली सहायता दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो बॉयकॉट टर्की का कॉल है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए, ये बहुत उचित कदम है और तुर्की को एक कड़ा संदेश जाएगा और अजरबैजान को। बिल्कुल, ये कड़ा संदेश जाएगा तुर्की को और अजरबैजान को। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब, ये महज एक सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, या फिर वाकई इससे कुछ टर्की का कुछ बिगड़ने वाला है? Lakshman, thank you for having me on your show. There is something I need to say at the outset. I don't know why we are so surprised that Turkey has been supporting Pakistan. In fact, we should not have been supporting Turkey in any way, in any forum, and also giving their company Celeb any contract in India. If you look at it historically, there's something very important you need to understand. From 1954 onwards, Turkey and Pakistan have been having close relationship. In 1954, Turkey and Pakistan signed a cooperation and political agreement. Please do not forget that in 1955, Pakistan and Turkey were part of CENTO. And even during the 1971 war, Turkey supported Pakistan. And in 1975, when the president of Turkey, Fahri Koruchak, had gone to Pakistan, he assured them that they are going to refurbish M48 tanks and give it to them. So where is the surprise? I am surprised that we gave them such important contracts like ground handling. From the very beginning, we should have kept them away from this nation for security concern. I think the Modi government has taken a strong step, and what needs to be done is that we should not have any kind of constructive relationship with Turkey. We need to send the message. What is Turkey after all? It's a nation which has got only about 30% of India's GDP. And you have Tayyip Erdogan, who is an autocrat. He's not even a democrat. So I think even as a passing phase, we should take very strong message, especially because during the time of the war, they gave them this Asisgard, drones, which they used against India. So I think government has taken a strong stance and should continue to take the strong stance. बिल्कुल, दरअसल इसमें सबसे शॉकिंग पार्ट ये निकल कर आ रहा है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया टर्की से लेकर के, उसके इक्विपमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट होकर टर्की को गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा सामान लेकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा यहाँ पे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सरप्राइज़ क्यों हो रहा है। टर्की का शुरू से हिस्ट्री ही ऐसा ही रहा है। शुभंकर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? चूँकि सरप्राइज़ हम लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़े से इंसानियत के नाते चीज़ों को करते हैं। हमने 2023 में एक ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था, जब भूकंप पे वहाँ पूरे तबाह हो गए थे। हमने अपने लोगों को भेजा, सारे तरीके से मदद की। उसके बाद जब पलट करके हम लोगों को ये पीठ में छुरा भोंकने वाला काम करता, थोड़े से दुख होता है। लक्ष्मण, आपको और आपके समस्त पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, जय हिंद। देखिए, चक्कर यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि टर्की वही देश है जहां पे खिलाफत आंदोलन चला था और हमने महात्मा गांधी के समय पे उनकी मदद की थी। हम उनके लिए लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। हमारी ये लीगेसी है, हम कुछ नहीं कर सकते।
हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है और हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर घुसेड़ लेते हैं और हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारी दोस्त है, जबकि ऐसा होता नहीं। आपको ध्यान होगा कि 22 अप्रैल को जिस समय पहलगाम हमला हो रहा था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्की में ही थे और टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन से वो उनकी मुलाकात चल रही थी। अब इसके पीछे कोई प्लान था या ये दिन जस्ट महज एक इत्तेफाक था, मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि 24 या 25 अप्रैल को टर्की से एक C-300 प्लेन उतरा था और जिसमें ये सारे ड्रोन प्रोबेबली और या फिर और दूसरा वॉर मटेरियल पाकिस्तान को पहुंचाया गया था। रहा सवाल ना सिर्फ टर्की का है, बल्कि आपका टर्की के साथ अजरबैजान है, मलेशिया है, चाइना है, और हमें सबसे ज्यादा फोकस चाइना पे करना चाहिए कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जब तक हम उस ट्रेड डेफिसिट को खत्म नहीं करते हैं और एक्चुअली हम स्वदेशी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारा अपना जो प्रोडक्शन है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग है, उस तरफ अगर हम नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम इस ट्रेड डेफिसिट को पाट नहीं पाएंगे। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो लोग हमारे साथ आज की डेट में ब्लैकमेलिंग एक तरीके से कर रहे हैं, जैसे चाइना ब्लैकमेल कर रहा है हमें, या जैसे आपने ट्रम्प साहब का जिक्र किया, अब ट्रम्प साहब की बात और उनकी मतलब क्या बोला जाए, थाली का बैगन भी शायद इतना ना लुढ़कता इतना ट्रम्प साहब आजकल लुढ़क जाते हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, शायद उनके मीडिया ब्रीफिंग करने वाले जो लोग हैं वो उनको चेक में नहीं रख पा रहे हैं। तो इस पे मिला-जुला के इस पे स्थिति आऊंगा ये मैं, है इस पे ट्रम्प साहब के बयान पे आऊंगा मैं आगे चल के। एक बात आरती टिक्कू सिंह को मैं जोड़ लेता हूं। आरती, टर्की का ये रुख, जैसा कि अभी थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि ये बहुत सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको सरप्राइजिंग ले रहे हैं। आपको लगता है कि अभी जो हम लोगों ने स्टेप लिया है उसको और आगे एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए? टर्की के साथ सारे बिजनेस रिलेशन ख़त्म करने चाहिए? उनकी कंपनियां जो सेंसिटिव सेक्टर में हमारे यहाँ आ चुकी हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आ चुकी हैं, उनको जिस तरह से चाइना की कंपनियों को हम लोगों ने साइडलाइन किया वैसे करना चाहिए? लक्ष्मण, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि इंडिया को टर्की की कोई ज़रूरत नहीं है। एज सच हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर नहीं है। 1.5% हमारे पूरे ट्रेड का हिस्सा टर्की को जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट टर्की के पास कुछ भी ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है जो हम खरीदने के लिए बहुत ही उतावले हो। हमारे पास इनफैक्ट टर्की को देने के लिए है, लेकिन हमको टर्की से लेने के लिए ऐसा कोई सामान नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सभी पैनलिस्ट की राय बिल्कुल सही है कि टर्की के रिलेशन में ओवरऑल अगर हम देखें, हर सरकार ने कोशिश यही की है कि उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे रखें। उनके साथ हम लोग इनफैक्ट ये सही कहा शुभांकर ने कि हमारा तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम से टर्की को सपोर्ट है। गांधी जी ने तब से वो एक कल्चर, ये प्रथा बना के रखी है, वो निभाते चल रहे हैं। लेकिन क्या आज की डेट में हमें टर्की की जरूरत है? या टर्की का जो अगर आप पूरा रोल देखें पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में, ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकअप होने के बाद अगर आप देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है अर्मीनिया में जो टर्की ने किया, जो जेनोसाइड की बात एक्नॉलेज भी नहीं करती दुनिया। अर्मीनियन से पूछे कि टर्की का कितना नेगेटिव रोल रहा है। दूसरा ये कि टर्की जो है कश्मीर के जो अलगाववादी है, आतंकी है, टर्की उस मामले में सबसे बड़ा देश रहा है जो शेल्टर करता है उनको। जितने भी अलगाववादी 2019 या मैं कहूँगी 2014 से यहाँ से निकले हैं, वो कहाँ पे बेस्ड है? वो टर्की में बेस्ड है और टर्की उनको पनाह देता है। इनफैक्ट सारा 2019 में भी जब एब्रोगेशन हुआ था 370 का, तो उस वक्त भी एर्दोगान का जो रोल है नेगेटिव रहा। वो उनका प्रॉब्लम एर्दोगान का ये है कि वो मुसलमान कम्युनिटी का पूरी दुनिया में अभी भी उनको कोई एक वो डिल्यूजन है कि वो खलीफ है, मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड के जो है वो खलीफ है, और अभी भी उनको ऑटोमन एम्पायर का वो एक नॉस्टैल्जिया है, और इसलिए वो लगातार इस्लामिस्ट लाइन लेते आ रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान का लगातार साथ देते आ रहे हैं। तो इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि टर्की हमारा दोस्त नहीं है। ये अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये जो कार्गो कंपनी थी जो 120 से ज्यादा इंटरनेशनल
एयरलाइंस हमारे हैंडल कर रही थी, उनको वो निकाल रहे हैं यहाँ से, तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये बहुत बिल्कुल, देर बाद बहुत हुआ है। अच्छा, बहुत देर बाद हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में समझना चाह रहा था प्रभुदयाल साहब, कि टर्की का भारत के खिलाफ जाना और पाकिस्तान का सपोर्ट करना, ये क्या भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में टर्की कामयाब हो पाएगा कि नहीं, टर्की सिर्फ अपना मालिक रहेगा? देखिए, टर्की जो है वो दुनिया को चाहे ना समझा पाए, लेकिन हमें नुकसान तो पहुंचाएगा, जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा। तो जैसे टॉमस मैथ्यू साहब ने कहा, हमको तो हमेशा से सतर्क रहना चाहिए था। हमने क्यों टर्की के साथ इतनी रियायत रखी, इतने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की? हमें बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए था शुरू से कि इस देश से हमको नुकसान ही होगा, इसको दूरी रखो। देखिए, तुर्गुत ओजाल जब वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उनके बीच में थोड़े अच्छे संबंध हो गए थे, तो उसी से कुछ ऐसी उम्मीदें बढ़ गई थी कि शायद ये हमारे जो रिश्ते अच्छे होते जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्की जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में बना रहा। अब हमें कई कदम उठाने होंगे। एक तो बॉयकॉट टर्की, जो हर इंडियन सिटीजन को करना चाहिए, उस पर काफी काम होना शुरू हो गया, ये काफी इसकी रफ्तार तेज हुई है। सरकार ने वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। इसके अलावा देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे टर्की जो है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे। वहां जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर है उसको जेल में बंद किया हुआ है। इसके अलावा हजारों ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको जेल में बंद किया है। तो यूएन ने बहुत क्रिटिसाइज किया है टर्की को, और हमको हर तरह से पहल करनी चाहिए कि जहां भी हो सके टर्की के ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज करें और उसको कटघरे में खड़े करने की कोशिश कीजिए। जैसे टर्की हमेशा कश्मीर उठाता है, चाहे वो यूएन की मीटिंग्स में हो, चाहे ओआईसी में हो, और हमेशा हमारे खिलाफ बात करता है पाकिस्तान के सपोर्ट में। तो हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि टर्की में जो हो रहा है, वहां के असली हालात, ह्यूमन राइट्स का इतने बड़े स्केल पे उल्लंघन होता जा रहा है, उसको दुनिया ठीक से देखे और टर्की पे कुछ न कुछ रोक लगाए जाए, किसी तरह की सैंक्शंस लगाई जाए। बिल्कुल। थॉमस मैथ्यू सर, मैं एक सवाल थोड़ा पूछना चाहता हूँ इस तरीके से कि एक तो जो बात अभी एम्बेसडर दयाल ने कही कि टर्की के खिलाफ हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बातों को रखनी चाहिए, उसके ह्यूमन राइट इशू को उठाना चाहिए, तो क्या वाकई इंडिया को टर्की के अगेंस्ट इस लेवल तक जाना चाहिए, या फिर कंपनी वगैरह जो उनकी है उनके साथ टाई अप खत्म कर लीजिए, उनके बिजनेस को इंडिया में बंद करिए, हमारा बिजनेस वहाँ ना हो, बात यहीं तक रोक दे, टर्की हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये अप्रोच सही है, या फिर आपको लगता है कि टर्की जानबूझ के ऐसा कर रहा है क्योंकि मुस्लिम कंट्री में या फिर उस रीजन में अपने आप को लीडर के तौर पर साबित करना चाहता हो? See, Lakshman, one thing I'd like to tell you is I agree 100% with what Ambassador Dayal Saab had said. You know, Erdogan is an autocrat, and as he said correctly, the mayor of Istanbul is Imamoglu. He would have virtually defeated Erdogan in the race, but he got arrested. Now, if the United States is talking about human rights, like Ambassador Dayal Saab said, we need to counter them at every forum. Lakshman, what are we scared of? We have to fight for our rights. After all, India is on the right. It is not that India went and attacked Pakistan. When Pakistan is a crucible of terrorism and does not even bat an eyelid to send terrorists armed and kill innocent civilians, and Turkey as the lack of sensitivity to support Pakistan, why are you pulling your punches? At every forum, at every nook and every corner, we need to counter Turkey and talk about the human rights violations, talk about the autocratic regime, and I would go to the extent of saying go and support Greece, which has got a historical conflict with Turkey, and why not? Because please understand, Turkey is almost 99.34% Muslims. I don't want to sound like a communalist, okay? But do you ever believe that they're going to support India or at least be neutral vis-a-vis Pakistan?
It's never been since India's independence. It will be a pipe dream. It will be like a dream. Sapna hoga, like if you think they are going to support you or be neutral. Go hammer and tongs. लेकिन थॉमस मैथ्यू I think that's the way to go for. थॉमस मैथ्यू साहब में एक स्टेज बात आगे बढ़ गई है। सिर्फ टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ टर्की ने भारत का खिलाफत नहीं किया, बल्कि यूएस ने भी एक तरीके से टर्की को सपोर्ट किया। $304 बिलियन के मिसाइल एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है कि हम देंगे टर्की को। तो ये एक नया सेटअप पूरा बना रहा है। See, let me tell you something. As far as the US is concerned, please understand, it is pure mercantilism. यूएस प्लस टर्की, You यूएस see प्लस what टर्की में Trump has done when he had gone to. I beg your pardon? Yeah, यूएस what I am प्लस trying to टर्की say की बात is मैं कर that. रहा हूं। No, what I am trying to say. I couldn't get your question. Can you speak a little louder? Not clear. सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि यूएस ने, अमेरिका ने टर्की को $304 बिलियन के मिसाइल बेचने का फैसला लिया है। उस टर्की को जो टर्की खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट आया, तो क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है आपको? See, but please understand, America will sell its weapons to anybody who wants to buy it. Please understand, most of the aircraft being operated in China are Boeing, or now they have moved to Airbus too. So America is nobody's friend. America is only friend of the greenback or the dollar. Who can give them dollar? They are their friends. Please do not mistake that America can be India's friends. I don't think so. If you have the money to buy their armaments, then probably Trump will be more interested in India, like as he has shown great interest in Saudi Arabia today. Over $100 billion defense contract he has signed and taken home. एम्बेसडर दयाल? जी बिल्कुल, टॉमस मैथ्यू साहब सही कह रहे हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ वो अपना हित सोचता है और हथियार बेचने का उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। देखिए भारत में उसका क्यों इतना इंटरेस्ट हो गया है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर है। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का। तो अमेरिका सोचता है कि भारत तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसको हमको पूरी तरह से इस पे हमको हथियाना चाहिए। और हम रूस से लेते थे, वो उससे नाराज होते। जब हमने S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लिया, जो अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे इतना काम आया, जब हमने वो लिया तो अमेरिका ने कहा हम सैंक्शन लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाई सैंक्शन? इसलिए नहीं लगाई कि अगर वो सैंक्शन लगा देता तो फिर हमको हथियार कैसे बेचता। अमेरिका का तो इंटरेस्ट ही ये है कि वो एक्सपेंसिव वेपन्स कंट्रीज को बेचे। और भारत एक ऐसा कंट्री है जिसकी सिक्योरिटी नीड्स ऐसी, देखिए हमारे दुश्मन चाइना भी है और पाकिस्तान भी, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों की दुश्मनी कम नहीं होती। तो हमें ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की वजह से अच्छे हथियार चाहिए। अगर हम रफाइल लेते हैं फ्रांस से तो अमेरिका नाराज होता है, S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेते हैं तो अमेरिका नाराज होता है। वो चाहता है कि किसी तरह से हमको हथियार बेचे, और जैसा टॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि इसी में उसका इंटरेस्ट है, कैसे उसको डॉलर की कमाई हो बिलियंस में, उसी की ये कोशिश रहती है, किसी का दोस्त नहीं। बिल्कुल, अगर उसको सिर्फ इसी बात पे भरोसा है, इसी बात का लक्ष्य है शुभांकर कि भारत कितना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमसे ले, तब तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा दुखी हुआ होगा कि भारत के कई सारे मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बड़े कमाल के दिख रहे थे। लक्ष्मण, आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप साहब इतना इंटरेस्ट लेके पिछले कुछ दिनों में उछल के क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने हैंडल पे वो मैसेज डाल रहे हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ट्रेड करो। उनका सारा मुद्दा और सारा फोकस इसी चीज पे है कि आप ट्रेड करो। तो एज डॉक्टर थॉमस ने बोला और एम्बेसडर प्रभुदयाल साहब ने बोला कि अमेरिका अपना सिर्फ इंटरेस्ट देखता है और उसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट हमें चाहिए कि हम इन देशों से सीखें। पहली चीज तो हमारे पास कुछ ऑल वेदर फ्रेंड हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सरकारें बदलते रहती हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है
और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स बहुत कम बचे हैं इस दुनिया में। दूसरा है, हमें एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, जिसमें हमें जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं या हाईटेक का आप ऐसे समझे कि ना सिर्फ हथियार एमुनिशन बल्कि और भी सारी चीजें, कंप्यूटर्स हैं या फिर आपके चिप्स हैं, हमें इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना होगा और हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग इनमें बढ़ाना होगा। हम लो एंड चीजें मंगाते रहे चाइना से, अगर लो एंड चीजें मंगाते रहे हमारी सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाई एंड जो हमारी टेक्निक्स हैं और वो टेक्नोलॉजी वाली चीजें अगर हम बाहर डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे हमारी वेपनरी हो चाहे हमारा कम्युनिकेशन हो, तो हम मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हैं, ये पक्का है। अब रहा सवाल अमेरिका को कैसे टैकल करें। अमेरिका से अगर आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात करें, हमारे अगर आप देखेंगे तो वी आर इन अ पोजीशन जहां पे एक्सपोर्ट में हमारे पास डेफिसिट। अब ये डेफिसिट इसलिए है कि हम जो चीजें उनसे मंगाते हैं वॉल्यूम कम होने के बाद भी उसकी प्राइस ज्यादा है, बिकॉज वो हाईटेक चीजें हैं। हाईटेक चीजें वो बनाता कौन है, उसमें अगर आप उन कंपनियों का प्रोफाइल देखेंगे उसमें 30 से 40% आपको इंडियंस दिखाई देंगे। तो आखिर ऐसा क्या है कि हम अपने देश में वो मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट तैयार करने में अक्षम हो रहे हैं। सरकारें हमारी बार बार उस चीज पे ध्यान शायद नहीं दे पा रही हैं या उनका फोकस उस पर नहीं है। और जो थोड़े दिनों पहले हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी, आपको अगर याद हो, उन्होंने बोला था कि जो हम स्टार्टअप्स कर रहे हैं प्राइमरली हम सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स नहीं है। तो हमारा फोकस नहीं, होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। इस पे मैं आगे चल के शो में आगे चल के डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब के पास भी जाऊंगा, चूंकि वो डिफेंस में काफ़ी समय उन्होंने बिताया भी है, कि आखिर हम लोग कब तक सब्स्टिट्यूशन को पूरा कर लेंगे या इंपोर्ट पे निर्भरता हमारी कब तक खत्म हो जाएगी। लेकिन एक सवाल आरती टिक्कू सिंह आपके पास लेकर आऊँगा कि पिछले 3-4 दिनों से जो ट्रंप के बयान आए हैं, आप उसको सिलसिलेवार ढंग से देखिए तो आपको क्या लग रहा है, ट्रंप आखिर अचानक से इंडिया के प्रति उनका अप्रोच चेंज हो गया है कि कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ठीक है, ट्रंप बहुत ही क्या कहते हैं, कब क्या बोल दे किसी को पता नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रेजाइल कैसे हो सकते हैं? देखिए लक्ष्मण, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि अगर आप एशिया में आज का सिचुएशन देखें और पिछले जब से ट्रंप पावर में आए हैं, तो उन्होंने जो रुख दिखाया चाइना के प्रति, बहुत ही हॉस्टाइल रुख था। और ट्रेड वॉर जो है उसकी स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो आज की डेट में ये लगेगा कि यूएस चाइना के बीच में तो कोई दोस्ती संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ और हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो हमको ये दिखा कि चाइना बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बहुत मजबूती के साथ उन्होंने मिलिट्री हेल्प जो है, मिलिट्री एड जो है, उनके ही वेपन्स, उनके ही डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान ने इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किए हैं। अब साथ ही साथ अगर आप देखें, अगर आप चाइनीज मीडिया फॉलो कर रहे हो तो वहां साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं और ट्रेड डील्स के लिए काफी बातचीत हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही है। और जो रेटरिक जो पिछले महीने था, जो पहलगाम टेरर अटैक से पहले, अगर आप चाइनीज मीडिया फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि चाइना की तरफ से बहुत ही हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स आई प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, यूएस के खिलाफ। और उन्होंने कह दिया कि अगर वो 100% टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो हम 200% करेंगे। इस तरह से वो टिट फॉर टैट वो चल रहा था। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट हुई कि जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और साथ ही साथ में वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक डील ऑफर कर रहे हैं। तो क्या समझ आता है इससे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फाइनली, हम उसी बात पे जाएंगे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे थे तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब तो यही था कि वो हर जगह अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे और अपने टर्म्स पे देखेंगे। उनके हिसाब से पूरी दुनिया ने अमेरिका के साथ जो है ट्रेड के जो टर्म्स अमेरिका के फेवर में नहीं है। इनफैक्ट उनका जो सबसे बड़ा एलिगेशन डेमोक्रेट पार्टी पे था वो यही था
कि उन्होंने पूरी दुनिया को पैसा लुटा दिया, दुनिया पे लुटाया, लेकिन वो ट्रेड में पीछे रह गए और इसकी वजह से लेकिन उनके बयान आरती ट्रेड से आगे चलकर है, उनके बयान ट्रेड से आगे चल के हैं। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, अपनी बात पूरी करिए। कि फाइनली ये नजर आता है कि इसमें चाइना जो है बहुत बड़ी गेम खेल रहा है आज की डेट में, हमारे पूरे साउथ एशिया में और एशिया में। चाइना अपनी रीएडजस्टमेंट कर रहा है क्योंकि उसको थ्रेट इंडिया लगता है। उसको बराबर से ये लगता है कि अगर अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्रीज है, एप्पल की हो या किसी और चीज की, चाइना से हटके इंडिया आ रही है, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि इंडिया का पत्ता साफ हो। और इसलिए मुझे लगता है कि वो इस सारे में चाइना का हैंड मुझे दिख रहा है। लेकिन इस चाइना के इस कोशिश में यूएस भी चाइना के साथ दिख रहा है, ऐसा कई बार लगता है। प्रभु दयाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन थॉमस मैथ्यू साहब, मैं समझना चाह रहा था कि आप चूंकि यूएस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और कई बार आपकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि ट्रंप सोचते हैं कि आप ज़्यादा बखूबी जानते हैं। तो थॉमस मैथ्यू साहब, ये ट्रंप का जो बयान आया है जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से लेकर के अब तक के ट्रंप के बयान को देखें आप, तो कहते हैं कि हमने मध्यस्थता की, हमने मेडिएशन किया, तभी जाकर सीज फायर हुआ। फिर आज कहते हैं कि नहीं जी, हमने मेडिएशन नहीं किया, लेकिन हमने मदद यहाँ पे ज़रूर की। कहते हैं कि हमने ट्रेड की वजह से किया, इंडिया ने खंडन किया। कहते हैं हम कश्मीर मुद्दा सुलझाएंगे, इंडिया ने खंडन किया। इंडिया बिल्कुल हर चीज़ को एक तरीके से खंडन कर रहा है, लेकिन ट्रंप साहब हैं मानने को तैयार नहीं है, बार बार उसी बयान को रिपीट कर रहे हैं। आखिर ट्रंप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Please understand, for Trump, India is not that important. India is important, but we also need to understand India is not one of the largest trading partners of the US. If you look at the total, the trading data, I think India must be about 9 or 10 on the list. Now, he's not much concerned, as you know. He said, during the conflict between India and Pakistan, he said they've been at war for thousands of years, for centuries. Well, that's all, terminologically inexactitude. They're all wrong statements. Now, Trump is not much concerned about India. He is concerned about where he can get, like Madam had said, where he can get his money from. There was great rhetoric against China, but then he struck deal with China. So that both of them, China is one of the largest trading partners of the US. Either it's China or it's Mexico. So that's the level of trading partnership that they have. So what did he do? He upped the ante, created a lot of noise, and then settled for something which would give the US better. Now with regard, this is his tactics, and he is, please understand, a businessman. And now as regards India is concerned, he's not got great love for India. Let's be very clear about it. We need to understand our self-interest and go forward, and don't expect any favors from China, from the US. And one thing, you talked about armaments. The topic got shifted into something else. You need to understand, America is interested in selling arms to India, but please understand, it's not going to transfer technology to India. Please understand that very clearly. And if you're not going to transfer technology to India, and India is not able to absorb the technology, तो थॉमस मैथ्यू साहब, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप आर्म्स बेचो, थॉमस मैथ्यू साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। India is going to be a buyer and the US is going to be a seller of armaments. So we need to develop our own मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि आप आर्म्स बेचो, हमें ज़रूरत होगी तो हम आर्म्स आपसे खरीदेंगे, लेकिन ये कहना है कि हमने दोनों के बीच में मेडिएशन कराई, हम कश्मीर इशू को सॉल्व कराएंगे, हम आपके पास आएंगे, जबकि इंडिया कह रहा है कि आपको आने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी बार बार इस तरह के बयान दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं मिस्टर दयाल? देखिए, पहले तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट खबर का जिक्र करना चाहता हूं, जो आज सुबह मैं उठा तो मैंने पढ़ी, आप लोग ने भी पढ़ी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मत कीजिए, साफ ये कहा। देखिए, एप्पल जो था
वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। इसमें काफी कदम उठाए जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ साफ अब उनसे कहा है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मत कीजिए, आप आके अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वेरी हाई, वो इससे बहुत फायदा था अगर एप्पल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करता। लेकिन अब जो है एप्पल ट्रंप की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया है, या ट्रंप से पंगा तो नहीं लेंगे एप्पल वाले। तो ये असलियत है डोनाल्ड ट्रंप की। अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि वो तो अमेरिका करना ही नहीं चाहता है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि अगर हम हथियार खरीदें तो उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी मिले, क्योंकि हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी डिफेंस इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो अमेरिका नहीं चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ट्रंप की असलियत तो ये है कि वो कहता चाहे जरूर हो, लेकिन उसकी जो बातों में और उसकी हरकतों में बहुत बड़ा फर्क है। और उसने झूठ मूठ बोला कि हमने मध्यस्थता की और हमने ट्रेड ऑफर किया और इस वजह से ये जो सीज फायर हुआ, इसका झूठ तो हमने स्पष्ट कर दिया। भारत ने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ सच नहीं है। हमने सीज फायर एग्री किया जब पाकिस्तान ने घुटने टेक कर आके हमसे कहा कि प्लीज अब लड़ाई बंद करो, हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो ट्रंप पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और उनकी असलियत इस बात से निकल आती है कि उन्होंने एप्पल को कह दिया कि आप इंडिया में मत मैन्युफैक्चर कीजिए। बताइए इससे खराब बात क्या हो? बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि ऐसे झूठ जो बोलता है, ठीक है, कारोबार एक अलग है। मैं थॉमस मैथ्यू साहब के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि ट्रंप जहाँ अपना बिजनेस देखता है उसी की बात करता है। वो अपना बिजनेस देखता है, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखे, और जहाँ बीच में बातचीत हो वहाँ बातचीत आगे बढ़ाना चाहिए। शुभांकर, लेकिन जिस तरीके से बयान आते हैं ट्रंप के, बिजनेस एस्पेक्ट को छोड़ दिया जाए, लेकिन इस तरह के बयान आना और कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह आना, या फिर बगैर कोई कहे तब भी आप चौधराहट दिखाने चले आए हैं, तो आपको लगता है कि एक लिमिट के बाद हो सकता है लोग उनको गंभीरता से लेना बंद कर दें? लक्ष्मण, प्रेसिडेंट ट्रंप को लोगों ने गंभीरता से लेना बहुत पहले बंद कर दिया था। उनके पहले टेन्योर में ही बंद कर दिया था। ये तो दूसरा टेन्योर उनको मिल गया, बात अलग है। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का टारगेट ऑडियंस कौन है। भारत की जनता या पाकिस्तान की जनता उनका टारगेट ऑडियंस नहीं है, अमेरिकन सिटीजन उनका टारगेट ऑडियंस। जिस दिन ये जो सीज फायर की 3 बजे उन्होंने न्यूज अनाउंस की, उसके बाद ट्रंप समर्थक, ट्रंप के बेटे और बाकी सारा जो उनका दल बल था वो इस चीज में लग गया। जो ट्रुथ पे और एक्स पे हर जगह लोग लिखना शुरू हो गए कि ट्रंप इज द न्यू मसीहा ऑफ द वर्ल्ड। और ट्रंप ने एक एटॉमिक वॉर रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवा दी। एंड ट्रंप हैज एक्चुअली अराइव्ड, एंड दिस इज व्हाई वी हैव सिलेक्टेड ट्रंप इन यूएस। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप आखिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस में लाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर? क्योंकि यूएस के जो नेटिव हैं उनकी जॉब धीरे धीरे जा रही है। एक वहां पे परमानेंट डिसकंटेंट है साउथ एशियंस एंड इंडियंस के लिए, क्योंकि वहां पे जो ज्यादा हाईली पेइंग जॉब्स हैं वो सबसे ज्यादा इंडियंस, और उसके बाद आपके जो एशियंस, वहां पे एशियंस कहते हैं, चाइना और बाकी कंट्रीज से जो लोग हैं मंगोलाइड मूल के, उनको एशियंस कहते हैं। तो इंडियंस और एशियंस ने वहां मैक्सिमम हाईली पेड जॉब्स पे कब्जा किया हुआ। तो एक जो नेटिव अमेरिकन हैं और ब्लैक अमेरिकन हैं, उनमें एक डिसकंटेंट है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का टारगेट वो, और उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि ट्रंप का जो बिहेवियर पैटर्न है, ट्रंप को थर्ड टर्म तो यूएस में मिल नहीं सकता, वो दूसरे टर्म के बाद थर्ड टर्म उनको मिलने वाला नहीं है। उनको इस चीज की कोई चिंता नहीं है कि जेडी वैंस फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ट्रंप को अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की भी कोई इतनी चिंता है। तो ट्रंप का फोकस कहाँ है? ट्रंप का फोकस ये है कि ट्रंप अमेरिका के वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जो अमेरिका को ग्रेट बनाए फिर से। दूसरा, वो ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा अमेरिका में रहे। तीसरा, शायद, ये मैं शायद बोल रहा हूं कि ट्रंप शायद नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, क्योंकि बराक ओबामा को भी मिल गया।
तो इस अगर आप ये इसी वजह से शांति के मसीहा बने फिरते हैं। भले रूस यूक्रेन वॉर में उनकी एक कोशिश सफल हुई नहीं, इजराइल हमास में बहुत सफल हुई नहीं, तो कम से कम भारत पाकिस्तान में सफल हो जाए, शायद ये भी एक टेक्निक हो सकती है। लेकिन इस चर्चा को हम लोग आगे जारी रखेंगे। 2 मुद्दे और बचे हैं जो ब्रेक के बाद आप लोगों से पूछूंगा। एक, इन सारे मुद्दे पे रूस अचानक से बड़ा शांत है, जो एक तरफ में बड़ा भारत का पक्षधर होता था, और दूसरा जो सिंधु जल समझौता, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको वापस से बहाल करने के लिए पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। दोनों में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, हम लोग चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद का फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि ऑपरेशन सिंदूर तो थम गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर में क्या क्या होने वाला है, इस पर हमारे खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एम्बेसडर दयाल, इस सारे मुद्दे पे हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा करते हैं ट्रंप, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्टनर है, प्लेयर है, वह है रशिया। रूस समय समय पर जब भी पाकिस्तान के साथ हम लोग आमने सामने हुए हैं, एक बिल्कुल भारत का साथ रहा है, खुलेआम के भारत के साथ में। लेकिन अब अचानक से इस बार सुर बदले से लग रहे हैं, अब वो द्विपक्षीय वार्ता की बात करने लगा है। ये क्या संकेत दे रहा है, कुछ चेंजेस आ गए उसका अप्रोच में? देखिए, ये पूरी तरह से सही नहीं है कि वो बदली बातें कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस रशिया गए थे जब उनकी 80th एनिवर्सरी थी, और उन्होंने जो बात कही वो कुछ अलग है। उन्होंने ये कहा कि रशिया ने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि वो टेररिज्म के खिलाफ, देखिए बहुत से देश हैं, उन्होंने भारत की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का समर्थन किया है। ये नहीं कहा है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लड़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये एक डिफरेंशिएट किया है, वॉर ऑन टेररिज्म एंड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वॉर ऑन टेररिज्म पे तो रूस ने सपोर्ट किया। दूसरी बात, एक हमारा बड़ा एक ये इंपॉर्टेंट विषय रहता है कि हमें जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सप्लाईज रशिया से जो आती है वो आती रहे। तो रशिया ने ये कहा कि हम ये मिलिट्री सप्लाईज रोकेंगे नहीं, रुकने नहीं देंगे, हम जारी रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौर में जिससे हम गुजर रहे हैं, अगर हमारी डिफेंस सप्लाईज में कुछ इंटरप्शन होता है तो ये हमें नुकसानदेह हो सकता है। और हमने काफी जो इक्विपमेंट है यूज भी किया है अभी, तो हमें रिप्लेनिशमेंट की जरूरत है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि एक तरफ हमको सपोर्ट किया उन्होंने वॉर ऑन टेरर को, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ भी अपने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन से रूस बहुत नजदीक हो गया है, और चीन और पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत नजदीक हैं। तो इस वजह से चीन कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि वो पाकिस्तान और रूस में किसी तरह से टकराव ना रहे और दोस्ती का एक दौर आए। तो रूस भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी उसने नहीं की, टेररिज्म के खिलाफ। बिल्कुल। थॉमस मैथ्यू सर, आप कैसे देख रहे हैं रूस के अप्रोच के इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद? See, I will only partly agree with Ambassador Dayal Saab. You know, historically, आप देखेगा तो Russia has been India's friend in times of need. Okay, even the सबसे ज़्यादा effective weapon क्या था? S-400. S-400 कहाँ से आया? It came from Russia. Number one. Number two, मिलिट्री ट्रांसफर में सेल्स में होता है डिनायल regime, जो बोलता है डिनायल regime. The only country in the world along with Russia, which is Israel, they have not at any point of time कभी भी इक्विपमेंट इंडिया को देने के लिए they have said no, कभी नो नहीं कहा अभी तक. So whether they spoke openly against Pakistan not, मेरे ख्याल में ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है. Whether India's nuclear submarine आप देख लीजिए, India's nuclear submarine का transfer of technology कौन सी नेशन देगा? सिर्फ only Russia has given you.
So today, if most effective weapons of India, if you really personally ask me, because I have been responsible and I played a role in acquiring India's Akula 2 nuclear submarine. Okay, there is a place, there's a shipyard, Komsomol na Amure. Okay, that is where the Akula 2 nuclear submarine was built for India. Now I'll tell you something very interesting. Perhaps हमारा गलती है कि हमने फॉलो अप नहीं किया. वो शिपयार्ड का जनरल डायरेक्टर मेरे को बोला, he told me, please ask Navy to send more engineers to learn the technology. Okay, मैं जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इमीडिएटली कम्युनिकेट किया. Then I'll give you some other instance. ये शिपयार्ड में दूसरा यार्ड में चाइनीज के लिए दे वर मेकिंग डीजल सबमरीन्स. चाइना के लिए न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बेच रहे थे उस टाइम ना, अभी भी नहीं बेच रहे. बट एटलीस्ट 1000-2000 चाइनीज इंजीनियर्स वहां जाके वो लर्न कर रहे थे टेक्नोलॉजी. सो हमने वी लॉस्ट ऑल अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी लॉस्ट ऑल अपॉर्चुनिटी. ये हमारा गलती है. सो एज फार एज रशिया इज कंसर्न, nuclear submarine or strategic weapon, so it is only Russia who will supply you and put no control over its use. This is my personal opinion. ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस किया यहाँ पे. अब चूंकि रशिया से बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू है. एक मिनट, आरती टिक्कू सिंह को जोड़ना चाहती हैं, ब्रीफ में बताएं तो फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट इशू उस पर चर्चा करेंगे. हाँ, ब्रीफ में लक्ष्मण, ये आपने सही पॉइंट उठाया कि रशिया का क्या बदला हुआ ट्यून है. मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली रशिया के साथ हमारे संबंध जो है बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने एक बात का ख्याल नहीं रखा. जब आपको याद होगा कि यूक्रेन वॉर के इशू पर इंडिया ने जो थोड़ी बहुत न्यूट्रलिटी दिखाई, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन चले गए जेलेंस्की से मिलने के लिए. मुझे लगता है कि मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं थी. इनफैक्ट उस टाइम पे भी मैंने कहा था, आपकी शायद शो पे कहा था, कि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रशिया के साथ हमारी दोस्ती बहुत मायने रखती है. यूक्रेन ने हमारा कभी साथ नहीं दिया था किसी भी इशू को लेकर, लेकिन रशिया ने हमारी मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, यूएन में कितनी बार तो वोट जब था, क्रिटिकल वोट्स थे पाकिस्तान को लेकर, उस वक्त हमारी रशिया ने मदद की थी. इसलिए मुझे लगता है कि अगर कहीं ये डिप्लोमेसी में हमारी चूक हुई है तो ये एक्नॉलेज करना भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल, ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. भाई, इस पे हम लोग और डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हर कोई जानना चाहता है. शुभांकर, आपसे ही शुरुआत करता हूं कि सिंधु जल समझौता जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको लेकर के पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि अब आप बहाल कर दीजिए. आपको, भारत ने हालांकि साफ तौर से कहा कि हम इसको एबेंस में अभी भी रखेंगे. आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आ सकता है भारत पर कि इस सिंधु जल समझौता को बहाल करने के लिए, और भारत को मानना पड़ेगा एक समय के बाद? लक्ष्मण, आपके प्रश्न में विरोधाभास है. अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा आ सकता है और भारत को मानना पड़ जाए, तो उससे अच्छा है कि भारत के जो हमारे राजनेता हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों, मैं कहूंगा ये राष्ट्र का मामला है, किसी एक पार्टी का मामला नहीं है. उनको फिर चूड़ियां पहन के बैठ जाना चाहिए. मैं इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में जनता की भावना में आपको बता रहा हूं. फिर हमारे राजनेताओं को, समस्त राजनेताओं को चूड़ियां पहन के बैठ जाना चाहिए अगर वो इंटरनेशनल प्रेशर से इतने घबराते हैं. समस्या ये है कि आप एक ऐसे रोग नेशन को, जो इस्लामिक जिहादी मानसिकता से पूरी तरीके से ग्रसित है, जिसका जन्म और जिसका एग्जिस्टेंस इसी बात पे है कि वो इंडिया के खिलाफ क्या कर, और अगर आप उसको न्यूक्लियर अटैक का उसके ऊपर आप कर नहीं सकते, कन्वेंशनल अटैक आप कर नहीं सकते, तो आपके पास एक ही चीज बचती है, टेररिस्ट आप उसके यहाँ भेज नहीं सकते हैं, तो आपके पास एक ही चीज बचती है सीधा करने का, वो इंडस वाटर ट्रीटी. एंड एब इनिशियो इंडस वाटर ट्रीटी हमारे फेवर में नहीं थी. हमने ये ट्रीटी खत्म नहीं की. ट्रीटी को इस तरीके से वर्ड किया गया है कि ट्रीटी में हम खत्म कर नहीं सकते जब तक दोनों देश बैठे नहीं, तो हमने इसको स्थगित कर दिया है, जो कि हम बड़े आराम से कर सकते हैं. और हमारे पास एक रास्ता ये है, इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रीटी के अंतर्गत हम इस ट्रीटी को जब भी चाहें
हम एब्रोगेट कर सकते हैं, और हम अगर बात जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि सिंस सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, 1960 में पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं फैला रहा था, 1960 में आतंकवाद का सेंटर पाकिस्तान नहीं था। तो इन सिचुएशंस हालांकि को इसमें ध्यान एक में और रखते लॉजिक हुए है, इसमें एक और लॉजिक है, इसमें एक और लॉजिक है। भारत ये भी कह रहा है कि एक तो जो ट्रीटी का प्रेम्बल है उसमें साफ तौर से कहा गया कि माहौल सौहार्दपूर्ण दोस्तीपूर्ण रहेगा तब तक ये ट्रीटी रहेगी, और दूसरा कि ज्योग्राफिकली बहुत सारे बदलाव आए हैं पर्यावरण में, पानी की सप्लाई में, पानी के बहाव में। एम्बेसडर दयाल, ये भी एक लॉजिक है कि हम सिंधु वाटर ट्रीटी को, इंडस वाटर ट्रीटी को पहले की तरह जारी नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो ट्रीटी थी इसकी स्थापना गुडविल ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने तो इनकी जो किसी तरह से टिकने नहीं दिया, क्योंकि इन वैल्यूज को, गुडविल को, कहाँ गुडविल इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो उसने रास्ता अपनाया तो गुडविल तो खत्म हो गई। तो इंडिया ने जो अब किया है वो आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटीज के तहत किया है, ये हमने स्पष्ट कर दिया। और इस क्लॉज में, आर्टिकल 62 में ये कहा गया है कि एक ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर सर्कमस्टेंसेस में फंडामेंटल चेंज हो। अब क्या फंडामेंटल चेंज है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उससे माहौल खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, और दूसरा ये क्लाइमेट चेंज वगैरह भी हुआ है, तो सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। अब देखिए, पहले भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब ट्रीटीज को अबेंस में रख दिया है या टर्मिनेट कर दिया है। जैसे 1986 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस न्यूजीलैंड की तरफ खत्म कर दिए थे, ये कह के कि न्यूजीलैंड ने जो कुछ नए रूल्स बनाए थे जिसकी वजह से यूएस न्यूक्लियर आर्म शिप्स वहां पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया था। तो उसके जवाब में अमेरिका ने जो अपनी सिक्योरिटी ट्रीटी थी उसको खत्म कर दिया था। वैसे भी कुछ, जैसे आपको याद होगा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स थे वो हमने खत्म कर दिए थे, और जब फरक्का एग्रीमेंट हुआ 1977 में तब वो फिर दोबारा जाके रिस्टोर हुए। तो हम जो कदम ले रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ में सपोर्ट होता है। इंटरनेशनल लॉ आपको काउंटर मेजर्स लेने के लिए इजाजत देती है। अब देखिए, ये जो एग्रीमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें इंडिया और पाकिस्तान तो हैं और साथ में वर्ल्ड बैंक भी था। तो अभी जब वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन इंडिया आए हुए थे, अजय बंगा, उनसे सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक क्या इसमें मध्यस्थता करेगा, और क्या वर्ल्ड बैंक सोचता है कि ये जो इंडिया ने रोक लगाई है ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक फैसिलिटेटर है और हमारा इसमें और कोई रोल नहीं है। तो जो भारत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, उसमें कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। थॉमस महतो साहब, आपकी राय क्या है इस पे? शुभंकर आ रहा हूँ अगर समय रहा तो। See, if you really ask me, thoda sa trickier situation. Now, the United Nations Law of Treaties came in 1969, while Indus Valley Treaties of 1960. So technically, there is no retrospect or retro effect on this treaty. But because of the fact that there is a customary law, it becomes important or it becomes relevant. जैसे आपने बोला है, the preamble point according to me is प्रभुदयाल साहब भी बोला that preamble में spirit of goodwill and friendship, that is completely broken. Now, like in the Indian Constitution, the preamble in many ways is a heart of the Constitution. Similarly, preamble को ये importance हमें देना चाहिए that if there is a breach of goodwill and friendship, then the clauses which comes after that will have absolutely no meaning. Now, but there is also one point we need to understand. Normally, treaties make exit clause होता है. Like for instance, any of the treaties with USSR and America, but there is,
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और एनी ऑफ दोस ट्रीटीज एक एक्सिट क्लॉज है, बट इसमें एक्सिट क्लॉज है ही नहीं. So we will have to say that the preamble does not exist. But there is also, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है ये कि there is also a mechanism to look at any issues of dispute. वो क्या है? First is that it has to be referred to Permanent Indus Commission. Second stage is as a provision for World Bank expertise. Third is you will have to put it to arbitration, forum for arbitration. Now, India का strategy क्या होना चाहिए? India will argue that there is no goodwill and friendship. और बाकी ये 3 stage पे देखा जाएगा. And we will see how long it takes. But every summer Pakistan will come to its knees if water does not flow from India. And like our Prime Minister said, honestly, blood and water cannot mix, not possible. If there is no goodwill and friendship, खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता. एक लास्ट कमेंट शुभांकर, आप बहुत ऐसे इशारा कर रहे थे, फिर शो को रैप अप करूं. लक्ष्मण, मुझे इंडस वाटर ट्रीटी के रेफरेंस में जो अभी डॉक्टर थॉमस ने बताया उसी को अगर आगे बढ़ाऊं, एक हिंदी की पुरानी कहावत है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई. तो आप जब गरीब की लुगाई बने रहेंगे तो आते जाते कोई आपसे मजाक करता रहेगा. यू हैव टू शो योर माइट. आप अपनी ताकत दिखाइए. इंडस वाटर ट्रीटी को उठा के डस्टबिन में डालिए. किसी की भी पूरे विश्व में हिम्मत नहीं है कि आपको आके कुछ भी कह दे. क्या आपको लगता है म्यांमार में अपने आप को रवैया थोड़ा सख्त रखिएगा, अपना रुख सख्त रखिए, तो शायद कोई आप पर दबाव नहीं बना पाएगा. हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही थी, लेकिन शो का समय यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी को रोक रहा हूँ बीच में. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा को अंजाम देने के लिए. आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार.